कैमरामैन जल्दी फोकस करो। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, राउंड टू हेल, एक ही साल में इतने बड़े क्रिएटर्स के साथ कोलैब मेरा एक ड्रीम था। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कैसे मैंने ये ड्रीम पूरा किया, कैसे स्क्रैच से मुझे ये आइडिया आया द थगेश शो क्रिएट करने का। सो आई रिमेंबर 2 साल पहले मुझे ये ख्याल आया था कि मुझे एक टॉक शो बनाना है एंड फिर मैंने वो ख्याल ड्रॉप कर दिया। ऑब्वियसली एक टॉक शो बनाना कोई छोटा ड्रीम नहीं होता, बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने सोचा ये अभी मैं फाइनेंशियली रेडी नहीं हूँ, इतना मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, कोई हिसाब से मैं रेडी नहीं हूँ। 1.5 साल पहले मैंने अपने फ्रेंड वरुण को कॉल किया। मैंने बोला याद है मैंने तुझे एक आइडिया बताया था कि मुझे ऐसा टॉक शो बनाना है। अब टाइम आ गया है ड्रीम को रियलिटी बनाने का, जगह ढूंढना शुरू करते। एंड 6 महीने तक हमने जगह ढूंढी एंड ये जो जगह जहां पर मैं बैठा हूं अभी, यही पहली जगह थी जो हमने देखी एंड यही जगह सबसे ज्यादा पसंद आई थी। एंड मैं आपको बताऊं ये जगह एक खंडर थी, लाइक प्रॉपर खंडर। इसमें कुछ नहीं था, इसमें ना पानी की टंकी थी ना प्रॉपर वॉशरूम था। मैं आपको दिखा दूंगा वॉशरूम में अंडे पड़े कबूतर के, मतलब क्या ही था। एंड आप जब शो के लिए एक जगह ढूंढ रहे होते हो तो आपको देखना होता है कि उसमें पिलर्स ना हो, जगह में रेंट कम हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पैसे का कांस्टेंट तो डे 1 से था। बिकॉज हमें नहीं पता कि हम जो चीज बना रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। समझो मैंने एक शो बना दिया, मैंने सेट बना दिया एंड शो पर कोई आ नहीं रहा है, शो पे ना गेस्ट आ रहे ना ब्रांड्स आ रहे, तो डिफिकल्ट होता है अंधाधुंध पैसे इन्वेस्ट करना। एंड यहाँ का जो ओनर था उन्हें हम पे भरोसा ही नहीं। वो बोल रहे थे कि आप मीडिया वाले हो, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं, कल को आपका धंधा बंद हो जाएगा तो आप रेंट नहीं दे पाओगे। एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूं, मैं दे दूंगा रेंट, प्लीज ट्रस्ट करो मेरे पे। फिर मैंने सोचा अब ठीक है ये नहीं दे रहे तो कोई और जगह देखते। उसके बाद हमने एक जगह देखी जो कि वर्किंग फैक्ट्री थी, वहां पे काम चल रहा था, वहां पे वेल्डिंग चल रहा है। एंड मैंने बोला इधर तो नहीं बन सकता, बोला यहाँ तो सेट मैं नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक जगह देखी, वो बहुत अच्छी थी, वो मेरे घर के पास में भी थी एंड वहाँ पे ऑलरेडी एक सेट था, वहाँ पे बैक स्टेज था, वहाँ पे ऑलरेडी किसी का सिल्वर प्ले बटन भी पड़ा था, मतलब ऑलरेडी जगह सेट थी। बट वो बजट के बहुत बाहर थी, मतलब हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते उस टाइम पे। एंड मैंने सोचा चलो कर देता हूँ, बट वो जगह थी जंगल में। मैंने वरुण को बोला कि यार भुवन आएगा तो नहीं शो पे, लेकिन इमेजिन अगर भुवन आ रहा है शो पे तो क्या ये वो जंगल में से चल के आएगा एक टॉक शो देने, वो भी थाने में। मैंने बोला नहीं, मुझे मेरा कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा एंड ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जो एयरपोर्ट से थोड़ा पास में है, जो थोड़ी बॉम्बे साइड है। सो ये हमें एक फिर जगह मिली जो कि एक फ्लैट था एंड फिर हमने एक जगह देखी, वहां पे एक हुक्का पार्लर था, लिटरली वहां पे एक हुक्का पार्लर था। वहां पूरी ब्लैकआउट की हुई जगह थी, दिन दहाड़े भी उसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। एंड फिर फिल्म सिटी में हमने एक जगह देखी, उसमें वॉशरूम का प्रॉब्लम था। मैंने बोला गेस्ट हमारा वॉशरूम कहाँ जाएगा। एंड अब यहां पर जगह देखते देखते 3-4 महीने निकल गए थे एंड मैंने सोचा मैं ये क्यों कर रहा हूं, जब ऑलरेडी मेरे वीडियोस चल रहे हैं। जब कुछ चल नहीं रहा होता है तो ईजी है सोचना कि नहीं अब नहीं चल रहा है, कुछ नया ट्राई करता हूँ। बट जब ऑलरेडी रोस्ट वीडियोस चल रहे हैं, रिएक्शन चल रहा है, जब खड़े खड़े मैं रोस्ट कर सकता हूँ किसी को, तो मैं क्यों इतना बड़ा तामझाम करूँ। जब मुझे व्यूज़ आ रहे, पैसे आ रहे, तो मैं क्यों लॉस में जाऊँ या क्यों मैं अपने जेब से पैसे डाल के कोई नई चीज़ करूँ। एंड फिर मैंने सोचा कि अब क्विट कर देता हूँ। थगेश शो एज अ थॉट टू गुड टू बी ट्रू हो गया था, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इतने ख्वाब मैंने देखे थे कि गेस्ट आएंगे चल के, मैं होस्ट बनूंगा, सूट पहन के बैठूंगा। एंड देन आप लोग सोच सकते हो ना कि जब इतने बड़े ड्रीम को लेके पहला ही स्टेप नहीं हो रहा है, जगह ही नहीं मिल रही, तो मतलब पहाड़ के नीचे आप पहुंच नहीं रहे हो तो आप पहाड़ चढ़ोगे कैसे। तो मैंने सोचा छोड़, नहीं करते, मैं बनाता हूं मीम रिएक्शन। कहीं मैं लोकेशन रिजेक्ट कर रहा था, ज्यादातर टाइम लोकेशन हमें मिल नहीं रही थी, कभी बजट इश्यूज आ रहे। फिर मैंने सोचा छोड़ो 6-8 महीने का ये ड्रीम अभी यहाँ पे एंड कर देता हूँ, मतलब नहीं हो रहा है ये। एंड आपको जैसे मैं बोला, मेरा घर का भी काम तभी चल रहा था एंड मैं मम्मी के साथ बैठा था। एंड मैंने होम टूर वीडियो में भी आपको बताया था, मम्मियों के अंदर ना कुछ पावर होती है, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एंड मैंने फिर उनको पूरा सारा प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जगह नहीं मिल रही है। एंड मम्मी ने बोला इतना हाथ पैर सर मार रहा है फिर भी काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। एंड जैसे होम टूर वीडियो में बताया था मैंने कि एस्ट्रोलॉजर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इस सिचुएशन में, दोनों जगह पर मुझे फ़ायदा हुआ।
दोनों काम भी साथ में ही मैं भी लेके बैठा, मैं भी कम नहीं हूँ ना। एंड फिर मैंने एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात की एस्ट्रोटॉक ऐप पे, एंड बस उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम मांगा, एंड उससे उन्हें पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप कोई नया काम शुरू करने वाले हो, उसमें दिक्कत आ रही है। एंड वहाँ पे भाई मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मतलब जो चीज़ मेरे मैनेजर को नहीं पता, घर वालों को नहीं पता, वो इन्हें कैसे पता चल रही है। फिर गेम चेंज हुई एंड मैंने उन पर ट्रस्ट किया एंड मैंने उनको सारी प्रॉब्लम्स बताई कि ये हो रहा है, यहाँ पे रुकावट आ रही है, एंड उन्होंने सब समझकर मुझे बताया कि क्यों ये दिक्कत आ रही है। एंड फिर उन्होंने 2 सॉल्यूशन बताए एंड कहा कि ये चीज़ आपको 9 दिन तक कंटिन्यूसली करनी है, एंड उन्होंने ही रिकमेंड किया कि जो जगह आपने पहली बार देखी थी आपकी वो फाइनल हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। एंड उन्होंने ये चीज़ रिकमेंड की कि फर्स्ट टाइम आपने जो जगह देखी आपकी वही जगह फाइनल होगी। एंड मैंने बोला यार ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ओनर ने जब मना कर दिया तो मैं क्या करूँ। एंड देन हम वापस ओनर के पास आए एक और ट्राई करने। ओनर ने बोला कि ओनर को फ़र्क नहीं पड़ता है भाई पैसे से, ओनर के पास बहुत पैसा है, उनका बस ये कंसर्न था कि उनका यहाँ पे सामान पड़ा है, वो सामान का वो क्यों हटाए इतने से रेंट के लिए। एंड आई वाज लाइक हम आपका सामान पूरा हटा के दे देंगे सर, आप बस हमें जगह दे दो, हम एक रेंट पे जगह लेंगे, हम उसमें आपका सामान डाल देंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन करा देंगे, बस जगह दे दो। देन ये सब किया एंड फाइनली जगह हमारी हुई। गाइस प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, पहले भी मैंने बोला है, जैसे मेरे लाइफ में काम को लेकर थी, किसी की लाइफ में पैसों को लेकर होती है, किसी की लाइफ में करियर को लेकर होती है। पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजर पकड़ो, उनको सब अपना बताओ डिटेल्स कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, काम रोक के या क्विट करके कोई मतलब नहीं है। जो ऐप मैंने यूज़ किया था एस्ट्रोटॉक, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड करो एस्ट्रोटॉक ऐप एंड एस्ट्रोलॉजर से बात करो, एंड आपकी फर्स्ट चैट मेरी तरफ से फ्री भी मिलेगी, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में। देन ओनर का ये भी कंसर्न था कि हम रेंट दे पाएंगे या नहीं। मैंने उनको बोला एक काम करो, आप पूरे साल का रेंट रख लो और जगह दे दो। देन आया बड़ा टास्क, सेट डिजाइनर ढूंढना। जो इंटीरियर डिजाइनर होता है वो अलग होता है, जो सेट डिजाइनर होता है वो अलग होता है। सेट डिजाइनर मतलब मैं कैसे बताऊँ कितना प्रॉब्लम हुआ था। जो पहली सेट डिजाइनर मिली थी हमें, वो भी ये सोच रहे हैं कि हम पे कर पाएंगे या नहीं। अरे हम बोल रहे हैं जब पे कर देंगे आप हमें एक कोट दो, कितना होगा सेट बनाने का। ठीक है, बात कर रही है, देन सडनली गायब, रिप्लाईज देना बंद। फिर हमें एक और सेट डिजाइनर मिली, मीटिंग के बाद पता नहीं फिर उसने भी बात करना बंद कर दिया। हम लाइक ये क्या हो रहा है। थर्ड सेट डिजाइनर मिली, उसके साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लाइक हमने बहुत सारी मीटिंग्स की, हमने प्लान बना लिया, फ्लोर प्लान बना लिया कि मैंने उसको बताया कि यहाँ पे मुझे सोफा चाहिए, यहाँ पे टेबल चाहिए, जो ट्रेडिशनल टॉक शो का सेट होता है, मैंने बोला मुझे वैसा ही चाहिए। सब कुछ रेडी हो गया, देन उसने घोस्ट कर दिया, उसने रिप्लाईज देना बंद कर दिया। मतलब अभी यहाँ पर सिर्फ ग्रुप्स पे ग्रुप्स बन रहे हैं, बात कहीं पहुँच नहीं रही है। मेरा मेंटल स्टेट सोच रहा हूँ, मैं अभी एक खंडर में बैठा हूँ, ओके, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा रेंट जा रहा है हर महीने का, और अब मैं बैकआउट भी नहीं कर सकता ये प्लान से। फिर हमें सेट डिजाइनर मिली लीना। मैंने लीना को कॉल लगाया, लीना थी लंदन में, एंड मुझे आजू बाजू से अंग्रेज़ों की आवाज़ आ रही है। I'm like, गई भैंस पानी में, ये नहीं होने वाला है। उन्होंने बोला मैं मुंबई आके बात करती हूँ। देन आई एंड मीटिंग की एंड शी वॉज वेरी प्रोफेशनल, मतलब अलाइन कर रही थी हमारे थॉट्स के साथ। आई वॉज लाइक ये सही है। फाइनली सेट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये है द थगेश शो का सेट, हिंदुस्तान इंडिया की सबसे यूनिक शो का सेट। यहीं टिमटिमाती हुई लाइटों के बीच से हमारे गेस्ट चलकर हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और यहां पर होगा एक 35-40 फुट का बैंड्रा वर्ली सीलिंग का व्यू। यहां पर होगा एक सोफा जहां पर हमारे गेस्ट विराजमान होंगे, और यहीं पर इसी लाइट तले होगा द थगेश शो का टेबल। यस, यहां पर हम बैठकर सवाल जवाब करेंगे हमारे गेस्ट, और यहां पर होगा एक आलिशान सा गेमिंग एरिया। देन हमने तन्मय को एज अ डीओपी लिया, जिसने बहुत सारे स्केच वीडियोस में मेरे साथ काम किया है। देन शुभम को एज अ हमने राइटर डायरेक्टर लिया, जिसने अगेन स्केच वीडियोस में एक्टिंग की है। तो ऐसे देखे तो हम सारे एक दूसरे को पहले से जानते थे। एंड जब सेट बनना शुरू हुआ, जब सेट का पहला बैकग्राउंड बना, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इतना ख़राब लग रहा था बिकॉज हमने फ्रंट लेट बनाया था। एंड मैंने बोला ये तो यार नहीं दिख रहा है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं दिख रहा है, ये कितना ख़राब लग रहा है। देन हमने पूरा चेंज किया, वापस से हमने उसे
बैकलिट किया। बैकलिट बैकग्राउंड वो होता है जब पीछे से लाइट आती है, तो हमने वैसा बैकग्राउंड बनाया जो आपने पूरे सीजन में देखा, वो बैकलिट होता है। एंड फिर हुआ सेटअप रेडी। हाँ हाँ हाँ, क्या बढ़िया लग रहा था। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, जो पहली बार मैंने पूरा रेडी सेट देखा था। बट अब हमारे पास एक डायरेक्टर है, हमारे पास एक डीओपी है, हमारे पास प्रोड्यूसर है, हमारे पास एक होस्ट है, लेकिन सबको मिलकर करना क्या है किसी को नहीं पता, बिकॉज किसी को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमने सोचा एक डेमो शूट करते हैं। हमने डेमो शूट यही थॉट से किया था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होनी है डेमो शूट पे हो जाए, हमें पता चल जाए चीज़ें कहाँ है, कैमरा कहाँ सेट करने, लाइट कहाँ सेट करनी है। एंड डेमो शूट वॉज गुड। मैं क्या बोल रहा हूँ मनाली, तुमको नहीं लगता तुम्हारा करियर ग्राफ थोड़ा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है? ये शो पे आने के बाद तो मेरा पूरा करियर गड़ जाएगा। हाँ, तुम्हारे रील्स देखे मैंने, कोई तुमको कपिल पे बुलाएगा भी नहीं। हम अभी स्टोरी रील्स कर रहे हैं। मेरे को डेमो शूट मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं वो ब्रांड्स को भेज पाऊँ कि ये देखो ये क्वालिटी का हमारा शो होगा, आप प्लीज़ शो स्पॉन्सर करो। एंड वो डेमो शूट हो गया लीक। यस, वहाँ पे बहुत मुझे डीमोटिवेशन हुआ था, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज़ कोई और रिवील करे। आप समझ रहे हो, इतना सब मैंने झेला है जो 6 महीने से, एंड किसी ने रिवील कर दिया मेरा सेटअप, एंड बहुत बुरा तो लगा था ऑफ कोर्स। एंड एक डेमो शूट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उतना कॉस्ट, लाखों में कॉस्ट डालना, जब आपको पता है कि ये चीज़ लाइव नहीं जाने वाली, इससे ना एड रेवेन्यू आएगा, इसमें ना स्पॉन्सर चाहिए, सिर्फ आप हवा में तीर चला रहे हो कि किसी ब्रांड पे जाके लग जाएगा, एंड वो तीर किसी ब्रांड को नहीं लगा। एंड मैंने भी शो उस टाइम पे निकाला जब ब्रांड्स खत्म हो चुके थे यूट्यूब पे, एंड मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि आप अगर नॉर्मल रोस्ट वीडियोस में तैयार हो स्पॉन्सर करने, तो फिर यहाँ भी यार ये तो एक शो है, बड़ा शो है, यहाँ स्पॉन्सर करो प्लीज़। एंड एक टाइम पे मैं ऐसा हो गया था कि यार जो पैसा देना है दे दो, बस स्पॉन्सर करो, वरना मैं शो नहीं रिलीज़ कर पाऊँगा। कुछ तो दो, कुछ तो दो, मैं कर दूंगा, बस कुछ दे दो। नाउ मेरे पास एक सेट है, मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास क्रू है। अब मैं 3 महीने तक बस बैठा हूँ, और ना मेरे पास गेस्ट है, ना मेरे पास ब्रांड्स है। फिर मुझे याद है मैं ट्रिप पे था राजस्थान में, एंड मुझे कॉल आता है मेरी टीम का, अर्पण एंड नील का, कि भुवन बाम एपिसोड करना चाहते हैं। मैंने बोला एक रुको, मजाक मत करो, मैं ट्रिप पे हूँ, अभी नहीं। उन्होंने बोला नहीं, सच में भुवन बाम करना चाहते हैं। उनका ताज़ा खबर सीरीज तब था, एंड वो तभी बहुत सारा प्रमोशंस कर रहे थे। देन दे वर लाइक कि प्रीमियर एपिसोड में भुवन भाई एंड रोहित भाई आ सकते हैं। 6 डिग्री में मेरे को पसीना आ रहा है, क्योंकि मेरे को अभी ऐसा न्यूज़ मिला है कि भुवन को शूट करना है, एंड मैं ना नहीं बोलना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, अभी मेरे को मालूम नहीं आज क्या है, आज 30th है, कल 31st है। मैं राजस्थान में हूँ, 1st को भी मैं राजस्थान में हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं मना कर दूं, बट देन मैंने सोचा कि इट्स भुवन बाम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। यहाँ पे या तो मैं हाँ कर सकता था या तो मैं ना कर सकता था, एंड मैंने सोचा लेट्स डू इट। मैं फ्लाइट लेके मुंबई आया, मैंने बैग्स कैब में घर पे भेज दिए, मैं सीधा ऑफिस आया, मैं सीधा राइटिंग को बैठा टीम के साथ। एंड आप सोच सकते हो उस एपिसोड में मीम्स भी थे, एंड उस एपिसोड के मीम्स वन ऑफ द बेस्ट थे। 2 दिन में कैसे मीम्स करे, कैसे स्क्रिप्ट करे, आई डोंट नो। एंड नेक्स्ट थिंग, शूट डे आ गया। सेट का लाइट चला गया, इधर 20 मिनट में भुवन आ रहा है, इधर लाइट नहीं है, ये लाइट दूसरा है, ये आर्टिफिशियल लाइट है। जो वो पीछे का लाइट है वो तो गायब, कम टाटा। ऑलरेडी क्या नर्वसनेस कम था, ये सब भी हो रहा है। क्या मैं वो दिखाऊंगा? मेरे को ना अभी तक लग रहा है कि भुवन नहीं आएगा। ये मैं घर पे लेके चले जाऊंगा, भुवन नहीं आने वाला है, हो ही नहीं सकता भुवन आए। वो क्या सेटअप है ये, सेक्सी। थैंक यू। कोई नहीं बोलेगा पहले, मैं भी नहीं यकीन कर रहा हूँ अभी तो।
8 महीने से कर रहे थे। क्रेजी ब्रो। मजा हाय 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 हाय। हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शूट उतना स्मूथ नहीं जाएगा बिकॉज पहला शूट है, किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हम गलत थे, शूट वाहियात गया था। एंड सब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, शॉक्ड थे, किसी को कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। भुवन भाई एंड रोहित भाई बैठे हैं, सब क्ल्यूलेस है। आई वॉज थिंकिंग कि मैंने पूरा शूट ख़राब कर दिया, मैंने पूरा प्रीमियर एपिसोड ख़राब कर दिया। मेरे पास एक ही मौका था, भुवन बाम आए थे एंड मुझे लगा मैंने सब ख़राब कर दिया। यस, एज अ होस्ट मुझे कुछ पता नहीं था कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी है, कैसे। मैं बहुत ब्लैंक हो जा रहा था सिचुएशंस में, बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स हो रही थी। बहुत अब्रप्ट कट किया भाई। कभी कोई लाइट ख़राब हो जा रही है, कभी कोई मीम्स नहीं चल रहे। नेक्स्ट मीम प्ले बैक। वही प्ले हो रहा है। दूसरे एपिसोड से तुम लोग आ नहीं रहे हो शो पे, मैं बता दे रहा हूँ। हेलो आज भुवन भाई एंड रोहित भाई बोले तू कर ले, कोई बात नहीं। अगर आप वो एपिसोड अब जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी गलतियां थी। आपको अब लगेगा कि हाँ मैं भी थोड़ा नर्वस था। ऑफकोर्स नर्वस होऊंगा ही मैं, बिकॉज अगर भुवन भाई जिनको देख के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है वो सडनली मेरे सामने आ जाते एंड मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एंड क्रू मेंबर्स इतने सारे होते, जैसा मैंने बोला 20-25 क्रू मेंबर्स होंगे, सारे खड़े होके यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। एम्बैरेसिंग होता है वो। नहीं मस्ती कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। नहीं। वंस अगेन पहले एपिसोड के हिसाब से बहुत अच्छा था। BTS के लिए बोल रहा हूँ, ग्लिचेस हुए थोड़े। एपिसोड की एडिटिंग के टाइम ऐसा लग रहा था कि ये क्या बना दिया, इतना खराब। एडिटिंग टेबल और साउंड इंजीनियरिंग टेबल पे बैठने के बाद अब किसी भी टेबल पे बैठने की हालत नहीं है, सूझ गई है बहुत ज़्यादा। अभी आएगा एपिसोड, देख लेना। फर्स्ट एपिसोड कमिंग। फिर हमने एपिसोड रिलीज कर दिया एंड जो तोड़ रिस्पॉन्स आया। पहला एपिसोड थगेश शो का वेंट ऑन टू बी द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑफ माई चैनल। मतलब मैं 6-7 साल से वीडियोस बना रहा हूँ एंड एक ही एपिसोड मैंने डाला 5 या 6 दिन में मेरे चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो बन गया। यार मेरे को एक्चुअली थगेश का अभी ये बढ़िया क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि थगेश आई यूज्ड टू वॉच हिम फ्रॉम हिज थग लाइफ वाले वीडियोस डेज एंड फ्रॉम दैट टू दिस मैन हैज ग्रोन सो मच। और ऐसे प्राउड फीलिंग आती है क्योंकि इतना टाइम से उसको देख मुझे लगता है कि पिछले 1.5-2 साल में ज्यादा पिछले 1.5-2 साल के अंदर थगेश ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल अचीव किया। अरे भाई बहुत थगेश भाई ने बहुत बड़ी हिम्मत किया भाई। मैंने मेरी टीम इतनी सारी मतलब ये इतने सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया ऑडियो क्वालिटी तो मैं बहुत अच्छा भाई के हिम्मत के लिए दाद देना चाहता हूं भाई। यार ये कोई भी हम जो टेलीविजन पे जो शोज आते हैं और बहुत ही हाई प्रोडक्शन शोज आते हैं उससे कुछ भी कम नहीं था। आई जस्ट फेल्ट लाइक वाज सो मच बेटर। इट्स लाइक लोगों को इतना पसंद आ रहा है एपिसोड, ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया। सबको एपिसोड इतना पसंद आ रहा है, सबको कंसेप्ट इतना पसंद आ रहा है। देन बहुत कॉन्फिडेंस मिला बट थोड़ा सा नर्वसनेस भी था बिकॉज फर्स्ट एपिसोड बहुत खराब शूट हुआ था। देन सेकेंड एपिसोड हुआ मिथपैट उर्मिला एंड साइमन सेज के साथ एंड ये मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड्स था बिकॉज यहाँ पे एक तरह से मेरे दोस्त आए थे एंड मैं काफ़ी चिल हो गया। मिथपैट के साथ ऑलरेडी मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत बातचीत करते हैं हम लोग एंड फ्रेंड्स का उस एपिसोड में आना बहुत इम्पॉर्टेंट था। एपिसोड हमने रिलीज़ किया एंड अगेन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बट अगेन वी हैड नो ब्रांड्स। एंड आपको लगता होगा कि इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, स्पॉन्सर की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, रिकवर नहीं होता, कॉस्ट नहीं होता। अगर आप इतना बड़ा प्रोडक्शन डाल रहे हो तो कॉस्ट रिकवर नहीं होता यूट्यूब इनकम से। आपको बहुत बार लगता है कि ये तो स्पॉन्सर कर रहा है, ये क्रिएटर क्यों स्पॉन्सर कर रहा है, बट करना पड़ता है। अगर हाई क्वालिटी कंटेंट देना है तो हमें स्पॉन्सर लाने ही पड़ते हैं, ये सच्चाई है, वरना हम कंटेंट भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉस्ट रिकवर नहीं होता गाइस।
देन थर्ड एपिसोड में मेरे बहुत अच्छे दोस्त ट्रिगर्ड फुकरा आए। बहुत डर लगा एक्चुअली, लास्ट टाइम इतना नहीं लग रहा था, बट आज क्या गेस्ट ना दिल्ली से आ रहे मुंबई वालों को डिसअपॉइंट कर सकते हो, दिल्ली वालों को डिसअपॉइंट करना थोड़ा डर लगता है। एंड ब्लॉकबस्टर एपिसोड, बहुत अच्छा गया एपिसोड, सबको बहुत पसंद आया, सब बहुत वेट कर रहे थे हम तीनों को साथ में देखने। भाई की बाल देखो, भाई की चाल देखो। बट मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे ही पता है। एंड हमने डिस्कशन किया इंटरनल की मे बी 5 एपिसोड से ज़्यादा मैं थगेश शो नहीं बना पाऊंगा ये सीज़न। बस इस रेट से अगर हम पैसा बर्न कर रहे हैं तो नहीं कैरी कर पाएंगे ये चीज़। आई नो लोगों को पसंद आ रहा है, आई नो व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं कब तक जेब से पैसे डालूं, पैसे ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, लाखों रुपए। देन 4th एपिसोड में वी हैड अ ब्रांड। स्ले पॉइंट एंड गेमर फ्लीट वाले एपिसोड में हमारे पास ब्रांड था, हमने ब्रांड शूट किया, हम एडिट पे बैठे एंड हमें कॉल आता है कि हम नहीं कर पाएंगे ये वीडियो स्पॉन्सर। मैं शॉक हो गया, आप एडिट के दिन कैसे बोल सकते हो? रिलीज के लिए 2 दिन है, आप कैसे बोल सकते हो कि हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे? मैंने तो पूरा एक्सपेक्टेशंस, पूरा खर्चा लगा दिया है एपिसोड में, एंड अब आप बोल रहे हो कि नहीं करेंगे स्पॉन्सर। इट्स लाइक आपने मुंह में निवाला डाला एंड वापस खींच लिया बाहर। बट अब क्या करें? क्या देन वो एपिसोड भी हमने बिना ब्रांड रिलीज कर दिया। नाउ 4 एपिसोड हो चुके हैं एंड हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है। एंड मैंने सोच लिया कि अब 2 एपिसोड से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा ये सीज़न। आई थिंक आई एम डन। अब सीज़न 1 ख़त्म करता हूँ, मैं बनाऊँगा रोस्ट वीडियोज़। आई डोंट नो सीज़न 2 मैं बनाऊँगा या नहीं, 1-2 एपिसोड करूँगा एंड दैट्स इट, पैकअप। फिर नेक्स्ट एपिसोड हमने किया वेरी फन एपिसोड विद सुहानी एंड श्लोक। बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस एपिसोड में, वन ऑफ द वेरी फन एपिसोड्स है वो। एंड उसमें हमें श्लोक का ही ब्रांड लेयर्स स्पॉन्सर मिला एंड श्लोक भाई को इतना पसंद आया सेटअप वगैरह, एंड उनकी टीम को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट एपिसोड स्पॉन्सर करके देख लेते कैसा जाता है। नेक्स्ट एपिसोड किसके साथ था? अराउंड टू हेल। आप लोगों ने जो तोड़ रिस्पॉन्स दिया है उस एपिसोड को, अभी इस वक्त उस एपिसोड पे 2 करोड़ के ऊपर व्यूज है। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था 20 मिलियन के ऊपर व्यूज कभी जाएंगे मेरे चैनल पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में, बट गए। एंड ब्रांड को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैं 7वें आसमान पर हूँ कि लेट्स गो, पूरा सीजन खत्म करेंगे 10 एपिसोड्स का। हमारे पास ब्रांड्स है, हमारे पास सब कुछ रेडी है। एंड 2 महीने तक हमारे पास गेस्ट नहीं है। अब मैंने सोचा हम लोग तो वापस 0 पे आ गए। जिन ब्रांड्स को स्पॉन्सर करना था वो ब्रांड से बोला कि अब डेट चली गई। 2 महीने हमें बॉलीवुड वालों ने बहुत सताया, क्योंकि बॉलीवुड से हमें इतनी इंक्वायरीज आ रही थी कि हमें शो करना है, नाम नहीं लूँगा, बट इतने बड़े बड़े एक्टर्स की इंक्वायरी आ रही थी। एंड फाइनल हो गया था, आनंद शूट के 2 दिन पहले बोलते हैं कि डेट्स नहीं है। बड़े बड़े एक्टर्स बैकआउट कर रहे 2 दिन पहले कि नहीं अभी डेट्स नहीं है। मैं पागल हूँ? मैं 15 दिन से काम कर रहा हूँ मीम्स पे, स्क्रिप्ट पे, रोस्ट पे, सब कुछ आपके हिसाब से मैंने किया है कि आपको ये रोस्ट नहीं पसंद मैंने निकाला, वो नहीं पसंद मैंने निकाला। एंड 2 दिन पहले आप बोल रहे हो कि हम नहीं आ रहे। एंड मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है सब कुछ। अगर 15-20 दिन मैंने किसी चीज के लिए दिए हैं एंड अगर गेस्ट नहीं आते तो मेरे 20 दिन तो गए। फिर मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा दूसरे गेस्ट पे रिसर्च करके, मीम, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग। फिर से कैंसिल, फिर से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कैंसिल कर दिया। मेरे अब चले गए 40 दिन, अब मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ रहा है। हम सब पागल हो जैसे। इस एपिसोड एंड इसके बाद हमारे मीम्स वाले बंदे ने बोल दिया कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैंने सोचा ये प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं हो रही है? जब ऐसा लगता है कि सब कुछ थोड़ा स्मूथ होने लगा है तभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मैंने सोचा अब मीम वाला सेगमेंट मैं निकाल नहीं सकता, बिकॉज लोगों को ये सेगमेंट इतना पसंद है, लोग यही सेगमेंट का ज़्यादातर वेट करते। अब मैं ये सेगमेंट स्क्रैप भी नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा अब मैटर मेरे हाथ में लेना पड़ेगा। एंड मैंने शुरू की मीम्स की एडिटिंग। मामा
2-3 घंटे बाकी है शूट को और मीम अभी तक कर रहा हूँ एडिट। लिटरली एपिसोड के दिन पहली बार मैं मीम एडिट कर रहा हूँ क्योंकि एपिसोड बहुत जल्दी हुआ, पिछला एपिसोड और ये एपिसोड में बहुत कम गैप हुआ शूट में। आएगा आखिरकार ये अगले महीने ही, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। आई नो वो इतने अच्छे नहीं थे लास्ट 4 एपिसोड के मीम्स, बट वो डिसेंट थे। आप ग्लास फेंक के मारेंगी, मेरा सर फट जाएगा। मैं आपको क्यों मारूंगी? तेरी अम्मा के साथ साउथ अफ्रीका जाना। आई बिलीव द शो मस्ट गो ऑन। जब तक मैं हूं तब तक आई बिलीव कोई काम रुकेगा नहीं, चाहे राइटर चले जाए, चाहे एडिटर चले जाए, या कोई भी चले जाए। मैं हूं तब तक काम चलते रहना चाहिए। सो मैंने मीम्स बनाए, फिर मेरा जो इन हाउस एडिटर है वो स्टेप इन किया, उसने भी सीखा, हमने मीम्स बनाए। एंड ऑफ द डे सॉर्ट हो गई चीज़ें। ये मीम्स वाला तो एक ही एलिमेंट, बट इतनी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही थी। कभी कोई एंगल मिसिंग है, जैसे गेमर फ्लीट वाले एपिसोड में गेमर फ्लीट का क्लोजअप पूरा मिसिंग था। कभी साउंड का कोई इशू आ रहा है, एंड एक बार गेस्ट शूट करके चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप गेस्ट को वापस नहीं बुला सकते। एंड इतनी सारी डिफिकल्टीज जब होती है तब होता है डिमोटिवेशन। एंड एंड ऑफ द डे सब कुछ मेरे ऊपर ही है। एपिसोड अगर खराब बनता है तो थगेश का एपिसोड खराब बना, या फिर अगर लॉस होता है तो थगेश को लॉस होता है। कोई आकर ये नहीं बोलेगा कभी कि ये हमारी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो इसका पैसा हमें मत दो। नहीं, पैसा तो सबको टाइम पे चाहिए, बट यू नो यही पार्ट एंड पार्सल है। ये एक एज अ बिजनेस हो जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा, अगर लॉस जो कि जनरली हुआ ये सीजन में वो भी पूरा मेरा। कर लेंगे। उसके बाद हमने किया स्काउट मॉर्टल एंड 8-बिट थग वाला एपिसोड, एंड बहुत फन एपिसोड था। फाइनली 2 महीने के ब्रेक के बाद, सूखे के बाद हमने एक एपिसोड शूट किया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। बट एक पॉइंट पे आके मैंने डिसाइड कर लिया द शो मस्ट गो ऑन, चाहे अब ब्रांड्स आए चाहे ना आए। ये सीज़न में 10 एपिसोड्स के पहले ख़त्म नहीं करूँगा। ये जितना भी मैंने पैसा कमाया ऑडियंस की वजह से कमाया, तो मैं चाहे मुझे लॉस हो, मैं सीज़न ख़त्म करके ऑडियंस को दे दूंगा, चाहे मैं अगला सीज़न ना बना पाऊँ, आई डोंट केयर। मैं आपको ऑडियंस को एक सीज़न अच्छे से बना के देना चाहता हूँ। फिर फ्यूचर नहीं बना पाऊँगा कोई बात नहीं, बट यस। फिर हमने मोटर व्लॉगर्स वाला एपिसोड किया। देन अचानक ऐसा हुआ कि हमें 2 हफ्ते में 2 एपिसोड शूट करने पड़े। एक फ्लाइंग बीस्ट वाला, एंड सीजन फिनाले के लिए कैरी मिनाटी गॉट लॉक्ड। एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैरी मिनाटी द थगेश शो पे आ रहा है। मैंने बोला देख भाई, जब तक कैरी मिनाटी मुझे यहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ नहीं दिखता ना, तब तक मैं नहीं विश्वास कर रहा। क्योंकि अब मेरे अंदर ये ट्रॉमा आ चुका है कि गेस्ट कैंसिल करेगा। बस इतने लोगों ने कैंसिल किया, मैं नहीं भरोसा कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था कि कैरी मिनाटी आ रहा है। सब कुछ इतना साथ में हो रहा था, मेरे घर का काम चल रहा था जैसा मैंने बताया, एंड मैं कंप्लीटली ख़त्म हो गया था मेंटली उस पॉइंट पे। मैंने स्टोरीज भी डाली थी इंस्टाग्राम पे क्योंकि लिमिट के बाहर हो गया था। एंड इस बीच में मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ। ओके, बहुत इंक्वायरीज आई उसके बाद भी कि मैंने बोला नहीं, अब आई एम डन एंड डस्टेड। अब मैं 11वां भी एपिसोड करूँ, ये मेरे में नहीं है ताकत, मेंटली नहीं है बिल्कुल कि मैं एक और एपिसोड करूँ। वो पूरी जर्नी से जाऊँ मैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, मीम एडिटिंग। एंड के 3-4 एपिसोड के मीम्स मैंने जब एडिट किए थे, मैं रात को 2-3 बजे तक एडिट करता था मीम्स, एंड सुबह 10-11 बजे मैं सेट पे पहुंचता था। मेरी ना नींद पूरी होती थी, ना मेरी तैयारी होती थी। मेरी आंखें इसके लिए लास्ट के कुछ एपिसोड्स में लाल रहती थी हमेशा, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ हो। एंड कैरी वाला एपिसोड जब शूट हुआ ना, मुझे कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ। शूट हो गया, एकदम स्मूथ हो गया, कैरी चला गया, शूट हो गया, सब बहुत बढ़िया। कैरी वॉज वेरी हम्बल, ऐसा लगा ही नहीं कि एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर आया है। इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ हो गया। मुझे 2 दिन बाद हिट हुआ कि मैंने कैरी मिनाटी के साथ शूट किया। आर यू सीरियस? मैं बोला ये क्या? मुझे 2 दिन बाद हिट हुआ। मैं यहाँ पे भी नर्वस नहीं था, मुझे 2 दिन बाद हिट हुआ, एंड मैं पोस्ट शूट नर्वसनेस आ गया कि ये क्या कर दिया मैंने। एंड जब मैं सोच रहा था कि हाँ भाई ये एकदम स्मूथ हो गया एपिसोड,
कैरी मिनाटी के एपिसोड का BTS गायब। इतनी अच्छी बातें बोली थी कैरी ने शो के बारे में, सब उड़ गया BTS। तो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहा है ये सीज़न। कभी हमारा ऑडियो नहीं होता था, कभी वीडियो नहीं होता था, कभी ऐसे छत से पानी टपक रहा है, कभी हमारे पास मीम वाला बंदा नहीं है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे ये सीज़न में। बट जब मैं वो प्लेलिस्ट देखता हूँ मेरे चैनल पे जाके, तब मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग आती है वो एक प्लेलिस्ट से। इतना गर्व होता है मुझे ये देख के कि मैंने ये एक प्रोडक्ट बनाया है। जब मैं एक दीवार पे सिर्फ वीडियोस बनाता था, वहाँ से लेकर एक थगेश शो का पूरा सेटअप बनाना, इतने बड़े यूट्यूबर्स के साथ ड्रीम कोलैब करना, ये ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए एक्चुअली। हर गेस्ट ने कुछ ना कुछ नया सिखाया, हर एपिसोड ने कुछ ना कुछ नया सिखाया है। हमारी इम्प्रूवमेंट होते गई हर एपिसोड बाय एपिसोड। एंड ये जितना भी कुछ है बिना टीम के कुछ नहीं हो सकता। एंड ये तब हो सकता है जब हर बंदा इस शो को अपना समझकर काम करे, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो। सबने इस शो को अपना शो समझकर काम किया है, सबने दिलो जान लगाई है शो पे, तब जाके ये शो इतना अच्छा बना है। एंड तब जाके आप लोगों को भी ये शो इतना अच्छा लगा है। जब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तब वो प्रोडक्ट में मज़ा नहीं आता, बट जब लोग दिल से काम करते हैं कि ये चीज़ को अच्छा बनाना है, तब वो प्रोडक्ट अच्छा बन के निकलता है। आप लोगों को भी थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए इस शो को। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया है और बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें आ रही है इस चैनल पे जो सिर्फ आपके लिए है। एंड आपको जो पसंद है वो वही चीज़ है, तो बहुत जल्द आएगी वो चीज़। यस, आई होप आपको द थगेश शो का मेकिंग पसंद आया हो। मुझे चाहिए था कि मैं जर्नी आपके साथ शेयर करूं। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं है, जो कि मैं ना बताऊं तो ही बढ़िया है। या अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। द थगेश शो सीजन 2 विल बी बैक। बाय बाय। So guys, it's a wrap for the Thagesh Show Season 1. Back!